सो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका फतेह सीरीज का डे 18 होगा। और आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टोटल फंडामेंटल्स देखेंगे। पार्टनरशिप की बेसिस जो बेसिक होती है नॉलेज वो आज इस वीडियो में आपको होने वाली है। लेकिन वीडियो का मन नहीं था आज बनाने का, जैसे कि दुर्दशा देखी जा रही है अभ्यर्थी की, किस तरह से लाठी डंडे खा रहे हैं, किस तरह से भूखे प्यासे तैयारी कर रहे हैं। तो मन बड़ा ही व्याकुल है, लेकिन क्या करें, करना तो है। तैयारी भी करनी है हमें। और सारी तो जंग ये इसी के लिए है कि जॉब लेनी है। तो उसके लिए पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। तो बस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज देखना आप, स्पेशल होने वाला है। टोटल आपको यहाँ नोट्स भी मिलेंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस एक दूसरे की यही हमारी सपोर्ट है, इससे ही हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, आपको 1 सेकंड लगेगी केवल सब्सक्राइब करने में, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन द देयर कैपिटल अकाउंट आर। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट की। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है? जब कब किया जाता है? जब आपकी कैपिटल अकाउंट कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग होते हैं, मतलब दोनों होते हैं, या फ्लैक्चुएटिंग होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए, अगर आपको पता है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं कि इनके बारे में, कि अकाउंट्स के क्या क्या होते हैं। देखिए, अकाउंट्स जो होते हैं आपके, इसके बनाने के जो मेथड की बात करें, जो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसके जो मेथड देखें हम, तो उसको बनाने के दो मेथड होते हैं आपके। एक आपका आपका फिक्स्ड मेथड होता है, ठीक है, फिक्स्ड मेथड। और एक दूसरा होता है आपका फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फ्लैक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। अगर फिक्स्ड की बात करें हम, तो फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हमें जब कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो इसका मतलब हमें यहाँ दो अकाउंट बनाने होते हैं। एक हमें करंट अकाउंट बनाना होता है, ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स का हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। और यदि हमारा फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो यहाँ पर केवल हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट की आपको जरूरत नहीं होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही काम चल जाता है। अगर आप देखना चाहें तो मैंने फोटो यहाँ पर आपको लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। पहले देखिए आप, करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है आपका फिक्स मेथड। तो ये है यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कौन कौन सा अकाउंट बनता है? एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। अब बात करें यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसका जो शुरुआत होती है वो बैलेंस बीडी से शुरू होती है, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, इसलिए क्रेडिट साइड से इसकी शुरुआत होती है, क्रेडिट साइड से, ठीक है, बैलेंस बीडी होगा। उसके बाद अगर आपने बिजनेस में और पैसा लगाया है साल के बीच में, मतलब पार्टनर्स ने, उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो वो एडिशनल कैपिटल टू कैश या बैंक के नाम से यहाँ पर लिख दी जाती है। जो पार्टनर एक्स है उसने कितना लगाया है, पार्टनर वाई ने कितना, और जेड ने कितना, यहाँ पर तीनों के अमाउंट लिख देते हैं। इधर क्या होता है, अगर पार्टनर्स विड्रॉल कर लेता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है अपनी कैपिटल को, तो बैंक या कैश इधर लिख देते हैं टू में, डेबिट साइड में, और जो भी बैलेंस आता है सीधे उसको यहाँ लिख देते हैं। अब पार्टनर्स को और भी काफी चीजें मिलती हैं, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है उसकी कैपिटल पर, जो भी पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है उस पर ब्याज देता है। अगर ये प्रावधान है, प्रोविजन है, तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कमीशन पार्टनर्स को मिल रहा है उसको क्रेडिट साइड में। पार्टनर सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर कोई इनको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है तो उसको इधर लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो भी होता है, बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब जितना भी इनका कैपिटल अकाउंट का, सॉरी, करंट अकाउंट पे जितना भी इनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। और इधर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग की है पर्सनल यूज के लिए निकाला है, वो भी कहाँ से, प्रॉफिट से,
कैपिटल से निकाला यहाँ पर, प्रॉफिट से निकाला तो यहाँ पर। और अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग किया उस पर बिजनेस इंटरेस्ट भी ले रहा है, तो इस साइड लिखेंगे। और जो अगर लॉस आया है बिजनेस में, वो पार्टनर्स को यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये तो होता है आपका करंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं लिख सकते। करंट अकाउंट में सिंपल है, जो भी पार्टनर्स को मिलता है वो क्रेडिट साइड में, और जो भी पार्टनर से लिया जाता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। ये तो हुआ आपका कौन सा मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। अब इसके दूसरा मेथड होगा आपका फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, इसमें जो भी पार्टनर्स बिजनेस में लगाता है या पार्टनर्स को जो भी मिलता है, सब कुछ लिख दिया जाता है आपके इसी एक अकाउंट में ही लिख दिया जाता है। पार्टनर्स जो आपका बैलेंस जो भी बीडी होगा यहाँ लिख देंगे, मतलब बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है पार्टनर ने यहाँ पर। उसके बाद अगर और भी पैसा लगाया है उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, उसको टू कैश या बैंक, उसको यहाँ पर लिख देंगे कौन सी साइड में, क्रेडिट में। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल जो भी पार्टनर्स की कैपिटल में मिल रहा आ रहा है, पार्टनर की कैपिटल जो भी पार्टनर्स का क्लेम है, पार्टनर्स को जो वापस मिलेगा वो सब इधर ही लिखते जाते हैं। पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा हो कैपिटल पर, या उनको कमीशन मिल रहा हो, या उनको सैलरी मिल रही हो, या उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो, वो सभी क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। डेबिट साइड में पार्टनर से जो जो भी पार्टनर ले रहा है, अगर ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, या बिजनेस उनसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट ले रहा है, या उनको लॉस हुआ बिजनेस में, वो लॉस लिया जा रहा है पार्टनर से, वो सब डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। ठीक है, बैलेंस इसका एक ही साइड होगा। देखिए कह रहे द बैलेंस में भी अपोजिट क्रेडिट साइड। ठीक है, अपोजिट बैलेंस क्या होता है आपका, क्रेडिट साइड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, ये स्टार दिया हुआ है बैलेंस आपका, कि दोनों में से एक ही होगा। या तो आपका बैलेंस आपका कोई सी भी साइड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैलेंस जो होगा, कह रहे हैं कि बैलेंस में भी अपोजिट साइड क्रेडिट साइड। बैलेंस किस में होता है आपका, क्रेडिट साइड में यहाँ पर बैलेंस आता है। और बिगनिंग वाला कौन सी साइड में आता है आपका, क्रेडिट साइड में। और सॉरी, मैं इसको क्रेडिट क्या गया, डेबिट साइड। और जो आपका सीडी होता है वो हमेशा डेबिट साइड आता है। तो यहाँ आपने देखा कि दो आपके कैपिटल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, एक फ्लैक्सिंग मेथड से, एक आपका फिक्स मेथड से। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा है कि जो आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनता है वो कौन से मेथड में बनता है, आपका फिक्स्ड मेथड में। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिट टू। मतलब जो इंटरेस्ट मिलता है, जो आईओसी दिया होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने, ये एबीसी पार्टनर्स थे। ठीक है, इन्होंने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया, 1 लाख इसने लगाया है, 2 लाख इसने, 3 लाख इसने। तो इनको जो 10% अगर इंटरेस्ट मान लेते हैं, 10% इन्हें पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा, 20,000, इसको 30,000। तो ये कहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसलिए तो कह रहे हैं कि क्रेडिट किया जाता है। लेकिन पूछ ये रहे हैं कि यहाँ पर आपको कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लैक्चुएटिंग, ये जो इंटरेस्ट अकाउंट होगा ऑफ द पार्टनर्स अंडर द फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट मेथड, तो इसको कहाँ पर क्रेडिट करोगे आप। भाई करंट अकाउंट तो है नहीं यहाँ पर, कौन सा है आपका, फिक्स की तो बात हो रही नहीं है, किसकी हो रही है, फ्लैक्चुएटिंग की हो रही है। कि पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो सब पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट के ही को कहाँ लिख देता है, क्रेडिट साइड में लिख देता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका सही आंसर होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही क्रेडिट साइड में जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, या आपको इंटरेस्ट आपको या आपको सैलरी मिलती है पार्टनर्स को, वो सब, या कमीशन मिलता है, वो सब क्रेडिट साइड में लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़े से प्रोविजन है, आप इनको जरूर देख लें। कि कह रहे हैं कि यदि इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सभी पार्टनर एग्री हों, तो अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, केवल बेनिफिट के लिए। अगर पार्टनर सभी एग्रीड हैं, सभी पार्टनर राजी हैं, तो सेक्शन 30 कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 कहता है कि अगर सभी पार्टनर्स एग्री हैं, तो वो किसी भी नाबालिग को भी शामिल कर सकते हैं। एक ऐसे माइनर को भी शामिल कर सकते हैं जो आपका 18
बिलो 18 है, मतलब 18 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन किसके लिए? बेनिफिट के लिए। जब वो 18 साल का हो जाएगा तब वो देखेगा कि अब पार्टनर्स को रहना है या नहीं रहना पार्टनर्स, ठीक है। और अगर वो और वो उसको एक नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा जिसमें वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ अब मैं पार्टनर्स रहूंगा। और जब वो 18 प्लस हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तब वो लॉस में भी हिस्सा लेगा, लॉस में भी हिस्सा लेगा और प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा, मतलब पार्टनर्स की तरह वर्क करेगा। दूसरा प्रोविजन है आपका सेक्शन 31। तो प्रोविजन का जो सेक्शन 31 है वो क्या कहता है? कह रहे हैं कि अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर either with the consent of the all exacting partners or in the accordance with the express agreement among the partners। जैसा पार्टनर्स का एग्रीमेंट है या तो उसके अकॉर्डिंग या सभी पार्टनर्स आपके राजी हों, तैयार हों, तो किसी पार्टनर्स को एडमिटेड किया जा सकता है। और आपका सेक्शन 32 कहता है कि अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, कि वो सभी की, अगर अदर पार्टनर राजी हैं तो वो एक पार्टनर फर्म को छोड़ सकता है, फर्म से रिटायर हो सकता है, या इन द अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, या ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीमेंट था कि कोई भी पार्टनर जा सकता है नोटिस देकर, तो भी पार्टनर्स फर्म से रिटायर हो सकता है। और आपका सेक्शन 69 क्या कहता है? वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। पार्टनरशिप बिना रजिस्ट्रेशन के भी चलाई जा सकती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेक्शन अगर 35 की बात करें तो वो कहता अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप इसके बारे में कुछ नहीं बताती तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाएगी पार्टनर्स की डेथ होने पर। लेकिन अगर कह रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई प्रोविजन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि हम इसको चला सकते हैं, तो एग्रीमेंट है, तो पार्टनर्स के डेथ होने पर, पार्टनर्स की डेथ होने के बाद भी फर्म को चलाया जा सकता है। कुछ ये भी इंपॉर्टेंट थे। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर, चलो ये बाद में देखेंगे, अगर इसका क्वेश्चन आएगा इसको आगे मैं तभी डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्री। अगर एब्सेंस है पार्टनर्स के एग्रीमेंट की, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द, तो अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट की, देखिए एग्रीमेंट के बारे में मैं बता दूं, जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, और वो ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट, ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट, और क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, तो रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता। और ये भी ओरल एग्रीमेंट जो होता है, तो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, बिजनेस ओरल एग्रीमेंट से भी चलाया जा सकता है, लेकिन इसको आप पार्टनरशिप डीड नहीं कह सकते। पार्टनरशिप डीड तभी कहोगे अगर आपका एग्रीमेंट रिटर्न में है। तो ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट तो है नहीं। अब बताइए कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेट, प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटेंगे आपस में? अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसको कैसे बांटेंगे, लॉस हो जाता है तो कैसे बांटेंगे? इसके साथ में छोटा सा एक आपको और नोट्स दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद आप खुद ही आंसर दे देंगे। देखिए ये कहा गया है यहाँ, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर रिटर्न आपका समझौता नहीं है, लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं है, मतलब लिखे हुए समझौते को क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे टाइम पर जो आपका इंडियन प्रोविजन है वो क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे में जो प्रोविजंस हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो अप्लाई हो जाता है। और वो क्या अप्लाई होता है,
कहता है कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर एग्रीमेंट रिटर्न नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, पार्टनर जो प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं वो इक्वली बांटते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, और उसको कैपिटल कहते हैं, और पार्टनर्स कहते हैं हमें तो उस पैसे पर क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी चाहिए, और रिटर्न एग्रीमेंट है नहीं, इसका मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ये भी याद रखना है। अगर पार्टनर ड्राइंग कर लेता है बिजनेस से, अपनी पर्सनल जरूरत के लिए पैसा लेके चला जाता है, और बिजनेस उससे इंटरेस्ट मांगता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं देगा क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर्स के ड्राइंग पर पार्टनर से फर्म इंटरेस्ट नहीं ले सकती। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन द एडवांस लोन बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे देता है, एडवांस दे देता है, तो इस कंडीशन में, और एग्रीमेंट कुछ किया नहीं था कि इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सब नहीं लिखा हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पार्टनर्स को अधिकार होता है कि वो अपने दिए हुए लोन पर 6% पर एनम का मतलब है, अगर 6 महीने के लिए दिया है तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, 9 मंथ के लिए दिया हुआ है तो 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 4 मंथ का दिया हुआ तो 4 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। ठीक है, तो ये पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है। और साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जा रहा है लोन पर, ये चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस इंटरेस्ट पेबल इवन इफ देयर इज लॉस। देखिए, चार्ज का मतलब ये होता है, अगर प्रॉफिट पर चार्ज है तो बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये सारे खर्चे देने पड़ते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। बात करते हैं रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर कुछ और भी चीजें मांगता है। जैसे पार्टनर कह रहा कि मुझे तो सैलरी चाहिए, एक कह रहा मुझे कमीशन चाहिए, या कोई दूसरा कुछ और मांगे, तो ये सब अलाउड नहीं होता है, पार्टनर्स को ये कुछ भी नहीं दिया जाता है। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। और अगर पार्टनरशिप डीड है, लिखित समझौता है, एग्रीमेंट है, तो जैसा भी एग्रीमेंट में लिखा है वो चीजों दे दो, वो सब चीजें दे दो पार्टनर को। लेकिन ये तो तब के प्रोविजन है आपके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपके। ये तब प्रोविजन है जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। मेरे साथ एक बार रिपीट कर लें कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, पार्टनर अगर कोई लोन देता है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बटेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनर कोई सैलरी या कमीशन मांगता है तो ना बाबा ना, उसको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न समझौता नहीं है। अब आपने नोट्स देख लिए, अब इसका आंसर आप, मुझे लगता है, अपने आप ही इसका आंसर दे देंगे। तो बताइए, अगर एब्सेंस होती है एग्रीमेंट की, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं पार्टनर, कैसे बांटते हैं, तो वो इक्वली बांटते हैं। देख लीजिए कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा, इक्वली रेशो में वो बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द कंट्री पार्टनर्स आर, तो पार्टनर्स किस चीज का अधिकारी होते हैं, अगर आपका एग्रीमेंट है नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर्स किस के अधिकारी होते हैं। कह रहे हैं कि पार्टनर्स को अधिकार होता है 6% इंटरेस्ट लेने का ऑन दियर कैपिटल, के वो कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, आईओसी आईओसी नहीं दिया जाता है। एंटाइल्ड फॉर 9% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, के जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को आईओसी मिलेगा तो सही, लेकिन कितना, 9% मिलेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। कह रहे हैं एंटाइल्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैंक रेट, के जो भी बैंक रेट होती है प्रॉफिट होने पर, उसी के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, नहीं। कह रहे नॉट एंटाइल्ड फॉर द एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, अपनी कैपिटल पर वो इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है,
तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं ले सकते। इट मीन्स आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्या हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, या विल ऑलवेज हैव द डेबिट बैलेंस, या मे हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, या कैन नेवर हैव द डेबिट बैलेंस। मतलब जो करंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट और डेबिट कोई सा भी बैलेंस होता है। तो आपको ये आंसर देना है। बताइए कौन सा होता है इसमें। तो ये देखो आपका क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। समझो क्यों। अगर पार्टनर्स ने पैसा जम लगा दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, पैसा बिजनेस में है, मतलब बिजनेस में पार्टनर्स को पैसा मिला है, मिला ज्यादा है, जैसे सैलरी मिली है, ठीक है, कमीशन मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर ड्राइंग ज्यादा कर लिया, बिजनेस से ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो फिर क्या होगा इसमें, फिर आपका कौन सा बैलेंस बच जाएगा, तो आपका अलग बैलेंस आ सकता है ना। क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कोई सा भी बैलेंस हो सकता है ज्यादा पैसा निकाल रखा हो सकता है पैसा निकाला ना हो, केवल पार्टनर्स को मिला ही हो। तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट में कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहेंगे मे हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू, ठीक है, तो इसको कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो कहाँ चार्ज किया जाता है, क्या पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, या रियलाइजेशन अकाउंट में, या नन ऑफ द अबव। मतलब पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं इसको आईओसी, जो दिया जाता है वो कहाँ चार्ज होता है, कहाँ से दिया जाता है ना, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से दिया जाता है क्योंकि ये तो डिसोल्यूशन में बनता है। और इसके लिए तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं दिया जाता, ना ही एडजस्टमेंट अकाउंट से दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर तीन पार्टी होती हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर एक फर्स्ट पार्टी होती है। फर्स्ट पार्टी क्या होती है, फर्स्ट पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी कहते हैं आपके बिजनेस को, फर्स्ट पार्टी किसको कहते हैं, बिजनेस को। एक होती है सेकंड पार्टी, ठीक है, सेकंड पार्टी, सेकंड पार्टी कहते हैं ओनर को। ओनर्स कौन होते हैं यहाँ पर, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, पार्टनर्स। और एक होती है आपकी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होते हैं आपके, जो आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मतलब बाहर वाले, बाहर लोग जो होते हैं वो सब। तो अगर कुछ बाहर वालों से लेन देन होता है, डेटर्स को दे रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, वो सब खर्चे तो आते हैं P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में बटता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग अंडर द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। फ्लैक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं तो सब कुछ किस में आता है, फिर तो आपका सब किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में ही आता है, ठीक है। कौन सी कैपिटल में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपका दो अकाउंट है ही नहीं, करंट और कैपिटल, यहाँ तो एक ही अकाउंट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये, अच्छा डेबिटेड कह रहे हैं कि डेबिट कहाँ से करेंगे, यानी पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट कहाँ से करते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें महेश अ पार्टनर in Messrs MSN and Company has advance loan of 1 lakh rupees to the firm. Rate of interest was not decided, but Mahesh demanded interest at the rate 12%. What is the rate of the interest? देखिए महेश ने महेश कौन था, एक पार्टनर था। मान लेते हैं महेश, सुरेश, नरेश, ये तीन पार्टनर होंगे, मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो ये जो महेश बाबू थे, इन्होंने क्या काम किया, फर्म को लोन दे दिया 1 लाख रुपए का,
और जब लोन दिया तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आप मुझे, और अब क्या कह रहे हैं, अब मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे 12% इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, अब 1 साल होने के बाद कह रहे हैं कि मुझे 12% इंटरेस्ट दे दो मेरे उस पैसे पर जिस पर मैंने उधार दिया हुआ था फर्म को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपने प्रोविजन पढ़ा था ना, कितने परसेंट देते हैं, याद है आपको प्रोविजन? देखिए ये रहा यहाँ पर, कि अगर एडवांस दे देता है पार्टनर तो कितना इंटरेस्ट देते हैं, 6% पर एनम, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन होगा आपका 6% पर एनम। ठीक है, इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अनीता, चलो चेंज कर लेते हैं, अनीता आशा आर कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम द प्रॉपर्टी owned बाय द अनीता। ठीक है, अनीता और आशा अनीता के स्वामित्व वाली संपत्ति पर व्यवसाय चला रही हैं। मतलब जो बिजनेस चल रहा है वो किसकी जमीन पर, किसकी प्रॉपर्टी पर चल रहा है, वो चल रहा अनीता की। ठीक है, अनीता की जमीन है, इसकी जमीन पर, इसकी लैंड पर बिजनेस चल रहा है। फॉर विच द फर्म पेज 10,000 पर मंथ टू अनीता, और इसके लिए क्या मिल रहा है अनीता को, किराया मिल रहा है, कितना, 10,000 रुपए महीना का। वेयर शुड द अमाउंट रेंट डेबिटेड, तो कह रहे हैं कि ये अकाउंट कहाँ से डेबिटेड करना है। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स की बात नहीं आती, ये चार्ज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ठीक है, कहाँ पर चार्ज होता है ये, अगर रेंट देते हैं पार्टनर को, ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना ही एप्रोप्रिएशन, ये तो पार्टनर बाद में बांटते हैं, ना ही ऊपर के दोनों, ये होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ राकेश 10% per annum for the year 31st March 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस विल बी। दो केस दिए हुए हैं आपको और दोनों में आपसे पूछा है, बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। ड्राइंग तो आपको पता ही है, अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी, अगर सी को जरूरत है पैसे की तो ये बिजनेस से पैसा लेके जा सकता है अपनी पर्सनल जरूरत के लिए अपने घर, लेकिन उस पर बिजनेस इंटरेस्ट ले सकता है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर कि 10% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% है। और पैसे कैसे लेके गया है, वो कह रहे हैं इफ द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30,000, ड्रॉइंग कितनी हुई है, केवल 30,000 हुई है। ठीक, और वो भी कब, ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर ये नहीं पता कि आपको ये किस महीने लेकर गया है। ये तो कह दिया कि साल में 30,000 रुपए वो अपने घर लेके गया है, कौन, सी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं राकेश को, सोच लेते हैं सी, चलो राकेश ही कह दो। राकेश जो अपने घर कितने पैसे लेकर गया है, 30,000 रुपए लेकर कब गया है, क्या साल के शुरू में लेके गया था, तो 1 साल का इंटरेस्ट ले लेते इससे। अगर ये बेचारा 3 महीने लेगा तो 3 महीने इसने बिजनेस का पैसा रखा तो 3 महीने का इंटरेस्ट ले लेते। लेकिन यहाँ पर ये सो ही नहीं कहा, ये बताया नहीं है कितना। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब पता ना हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए लिया जाता है। ठीक है, अगर डेट मेंशन ना हो, टाइम मेंशन नहीं हो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ऐसी कंडीशन में 6 मंथ का इंटरेस्ट लिया जाता है पार्टनर से। अब देखिए कितना पैसा लेके गया था वो, 30,000 रुपए वो उधार लेके गया था, मतलब पर्सनल यूज के लिए लेके गया था। रेट क्या है इंटरेस्ट की, 10%, तो 10/100 और इनटू टाइम कितना है, टाइम ही हम 6 मंथ मान रहे हैं तो 6/12 डिवाइड कर देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं, 6 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 2 से इसको कर देते हैं यहाँ, यह जाएगा आपका 15। तो कितना आ रहा है आपका, 1,500 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो केस वन में तो आ गया आपका 1,500 रुपए, दो जगह आ रहा है देखिए, ए में भी और बी में भी। अब देखते हैं दूसरे को, दूसरे में कह रहा है एक विड्रॉल 25,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर कह रहा है कि पर मंथ कितने निकाले हैं उसने, 25,000 निकाले हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कब से शुरू किए हैं उसने निकालने। पर मंथ तो है, पर ये नहीं दे रहा कि हर महीने के शुरू में निकाले हैं या हर महीने के बीच में निकाले हैं या हर महीने के लास्ट में निकाले हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं,
तो यहाँ पर जो करते हैं आप, यहाँ भी 6 मंथ का ही इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी टाइम मेंशन नहीं है कि कब निकाल के लेके गया है पैसा, है ना। बस ये तो कह दिया कि हर महीने 2500 रुपये निकालें, महीने के शुरू में निकालें, महीने के लास्ट में निकालें। भाई सोचो आप, अगर इसने अप्रैल में 2500 रुपये निकाले और ये महीने के लास्ट में निकाले, तो क्या इस 2500 रुपये इंटरेस्ट लोगे, अप्रैल का इंटरेस्ट लोगे? नहीं। और अगर अप्रैल के शुरू के दिन निकाले हो, तब तो इंटरेस्ट लोगे। तो ये पता नहीं है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी वही अप्लाई करते हैं। ये कर लेते हैं कितनी बार निकाले हैं। भाई इसने निकाले हैं 2500 रुपये 12 बार, सब पूरी साल निकाले हैं, ठीक है। हर महीने निकाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100 इंटू, और टाइम कितना मानना है? वही 12 टाइम मानना है। तो 12 से इसको डिवाइड करते हैं 2, और 2 से यहाँ इस 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 10, और इस 10 से एक जीरो और कट कर देते हैं, और 25 6 जा 150, और एक जीरो और है तो कितना आ गया? 1500। दोनों कंडीशन में 1500 आ रहा है। केस ए में भी 1500, केस बी में भी 1500, 1500। कौन सा आंसर होगा सही? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। तो आपको ये याद रखना। देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको टोटल जानकारी देना चाहता हूँ, आप इसको टोटल को देख लीजिए, कैसे कैसे केस हो सकते हैं इंटरेस्ट के। देखिए अगर आपको इंटरेस्ट ड्राइंग पर कैलकुलेट करना हो, तो आपको क्या याद रखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐसा हो सकता है कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट बिगिनिंग में निकाल रहा हो हर महीने की, तो वहां पर जो आप टाइम अप्लाई करेंगे हर महीने के लिए, वो आप अप्लाई करेंगे टाइम ऐसी कंडीशन में 6.5, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। और इसको वैसे मैं निकालना भी आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आप लर्न करना चाहें तो लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे में कह रहा है कि वो हर महीने आएगा, हर महीने पैसा लेने आएगा, फिक्स अमाउंट, हर महीने फिक्स अमाउंट लेगा पार्टनर, आएगा कहेगा जी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, अगले महीने आएगा फिर मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, हर महीने 10-10 हजार लेके जाएगा, कुछ भी मतलब फिक्स अमाउंट लेके जाएगा। और लेके कब जाएगा? एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के एंड में। तो इस तब इंटरेस्ट कितना लेना है? 5.5%, 5.5 महीने का इंटरेस्ट लेना है उससे। रेट आपको बताएंगे जिस रेट से भी लेना है। अगर पार्टनर हर महीने के जो मिडल में आता है, बीच में आता है 15 तारीख को, तो उससे इंटरेस्ट कितना लेंगे आप? 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं इसको समझा भी देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये कैसे आया, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको किस तरह से आता है। देखिए मान लेते हैं 12,000 रुपये, 12,000 रुपये हर महीने, हर महीने क्या है? 12,000 रुपये इज मेड ड्राइंग, ड्राइंग बाय ए, ए के द्वारा हर महीने कितने रुपए निकाले जा रहे हैं? 12,000। अगर रेट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना है? अगर ये 12% है, ठीक है, 12% पर एनम है, ठीक है। और ये जो आता है 1,200 रुपये, ये जो निकालता है, ये ड्राइंग जो हो रहा है, ड्राइंग इज मेड, ड्राइंग होता है, ड्राइंग इज मेड इन द बिगिनिंग या इन द एंड, कुछ भी कर लो, इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ, ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के कब निकलता है? लास्ट में निकलता है। तो आपको क्या करना? आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना है कितना होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, इस कंडीशन में आप देखिए, आपको इंटरेस्ट निकालना है, आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, के ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे में फॉर्मूला आप क्या यूज करते हैं? आप प्रिंसिपल कितना है इनटू टाइम लेते हैं आप, इनटू रेट लेते हैं आप, और अपॉन 100 लेते हैं, ऐसे तो निकालते हैं। तो यहाँ आ जाइए, देखिए कितने रुपए हैं आपके? 12,000। कितनी बार निकाले हैं? पूरे 12 बार, 12 महीने। और यहाँ पर रेट कितना है? रेट दिया हुआ है 12%, तो अपॉन 100। अब बात आती है, मैंने टाइम नहीं लिखा, अब टाइम कितना लिखेंगे? तो टाइम के लिए आपको क्या करना होता है? एवरेज टाइम निकालते हो आप। क्या निकालते हो? एवरेज टाइम आपको निकालना है। तो एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए, जो आपके महीने हैं पूरे, अगर मैं महीने लिखूं यहाँ, तो जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च,
ऐसे चलते चलते लास्ट महीना क्या होगा आपका? दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हर महीने के लास्ट में आता है। तो यहाँ पर जो पहली बार पैसा लेने आया वो क्या डेट थी? 31 जनवरी। तो कितने रुपए लेके गया? 12,000। अब आप ये देखो, ये जो 12,000 रुपये वो लेकर जा रहा है इन, और हिसाब कहाँ होगा आपका? 31 दिसंबर को। ठीक है, जब साल पूरी हो जाएगी। तो आप ये देखो कि जो वो 12,000 रुपये लेकर जा रहा है, इन 12,000 रुपयों को अपने पास कितने महीने रखेगा? जनवरी से लेके दिसंबर तक रखेगा। तो कितने महीने? पूरे 12 महीने। लेकिन यहाँ पर आया है वो 31 जनवरी को, इस महीने को निकाल कर, जब जनवरी पूरा चला गया। तो ये जो 12,000 रुपये ये कब तक रखेगा अपने पास? 11 महीने। तो एवरेज एवरेज टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले वाले पैसों को देखते हैं कि कितने दिन तक अपने पास रखेगा। तो वो रखेगा 11 महीने तक प्लस। अब लास्ट वाले को देखो, लास्ट का जो महीना था दिसंबर था। तो 31 दिसंबर की सुबह आया, कितने पैसे लेके गया? 12,000 रुपये। हर महीने 12,000 लेके जाता। तो इस 12,000 को कितने महीने अपने पास रखेगा? 0 महीने। भैया एक दिन ही तो रखेगा इन 12,000 को, यहाँ भी 12 लेगा, यहाँ भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ सबको छोड़ दो, एक पहले महीने के देखो, एक लास्ट के महीने के देखो, बस। बीच वाले बिल्कुल भूल जाओ। तो ये जो लास्ट के महीने में उसने 12,000 रुपये निकाले हैं, इनको एक दिन ही तो अपने पास रखेगा, तो महीने कितने रखेगा? 0। तो इसको एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5.5। ठीक है, तो इसको आप जब यहाँ टाइम लिखेंगे तो टाइम अभी कितना लिखेंगे आप? टाइम की जगह आप लिखेंगे 5.5 अपॉन, ये महीने हैं तो इसको साल बनाने के लिए 12 लिखेंगे। तो इसको आप कट कर देंगे, 12 से 12 कट हो जाएगा, और यहाँ पर डबल जीरो से आपकी डबल जीरो कट हो जाएगी, और 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 144 और 10, और इंटू 5.5 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आपका क्या आ जाएगा? ये इंटरेस्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 7920। ठीक है, इतने रुपए। तो आपको बस शुरू का, और अगर ऐसा भी तो हो सकता था, मिडल का भी दे सकता था। मिडल में क्या करेंगे? हाँ, मतलब बिगिनिंग में क्या करेंगे? तो बिगिनिंग में ये तो पूरे 12 महीने हो जाते, और लास्ट में जो पैसा निकाला ये महीने के पहले दिन निकाल लिया, दिसंबर के पहले दिन। तो पूरे दिसंबर रखता ना इस पैसे को, तो एक महीना ये हो जाता। तो 12 रे 13, 13 का आधा 6.5। तो तभी तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि देखिए 6.5 आप ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा बिगिनिंग में। और अभी जो निकाला था 5.5, ये रहा आपका कब था? ये एंड में। ठीक है, और अगर मिडल की बात आए तो उसका 6 महीने आ रहा है। तो इस तरह से आप हर मेथड में निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रहा था। और अगर विड्रॉल हो रहा हो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 3-3 महीने में आएगा पैसा लेने, 4 बार आएगा साल में। तो अमाउंट में तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, और रेट क्या लिखेंगे आप? रेट आप ये लिखेंगे। अगर बात हो रही है बिगिनिंग की तो 7.5, अगर बात हो रही है यहाँ पर मिडल की तो 6, अगर बात हो रही है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर तो आपका 4.5। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व जरूर करना। अगर आप पे ना हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या आप कमेंट में लिख देना, जो भी क्वेश्चन आप देंगे वो क्वेश्चन में जरूर आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। कैसे भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आप अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी बुक का, किसी भी बोर्ड का हो, ये नहीं है, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर ये कैसा हो सकता है? ये वो तो था मंथली, और ये था आपका क्वार्टरली, और ये क्या होगा? इन द ड्राइंग फिक्स सम, फिक्स अमाउंट होगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक निकाल रहे हैं। तो क्या क्या इंटरेस्ट होगा? 3.5, मिडल का आपका 3, और आपका एंड का आपका एंड का आपका 2.5, इस रेट से निकाल सकते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अनइक्वल अमाउंट डिफरेंट डेट निकाला जा रहा है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग सिंपल मेथड, तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से ही इंटरेस्ट निकालते हैं। कब? जब डिफरेंट अमाउंट हो। देखो यहाँ तो इन सब जगह क्या था, किसी को भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक किसी को भी ले लो, यहाँ पर हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉल किया है। लेकिन ये पॉइंट क्या है 10वां, अगर सेम अमाउंट ना हो, इस महीने 1,000 निकाल लिए, अगले महीने 5,000, उससे अगले महीने 7,000 निकाल लिए, हर हर महीने अलग अलग निकाल रहा है, तो ये होगा डिफरेंट अमाउंट। तो फिर आप सिंपल मेथड से, आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालेंगे ड्रॉइंग पर। 11 पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कह रहे हैं कि व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल आर गिवन,
एंड द इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट द एग्रीड रेट, नोट रेट पर एनम, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। जैसे आपसे कह दिया कि 6% पर एनम, तो आपको देखना है, टाइम का ध्यान रखना है कि कितने महीने तक पैसा अपने पास रखा है। लेकिन कह रहे हैं अगर जो थी डेट गिवन नहीं है, इज नॉट गिवन, डेट ही नहीं दे रखी कि कब निकाल कर ले जा रहा है आपका वो इंटरेस्ट, जो ड्राइंग कर रहा है कब कर रहा है, हर महीने या कितने रुपए की, रुपए की तो होगी लेकिन टाइम नहीं दिया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि आप 6 मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं ड्राइंग पर, ठीक है। और अगर वर्ड लिखा हो पर एनम, इसके बिना ही आपको दे रखा हो, तो आपको फिर टाइम का ध्यान नहीं देना। चाहे उसने पैसा 10 महीने रखा हो, चाहे पैसा उसने 2 महीने रखा हो, आपको तो सीधा 10% है तो सीधा 10% उसका निकाल देना है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं कि एग्जाम्पल, ये पर एनम का बात क्या करा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप देख लीजिए। देखिए कहा है कि 10% इंटरेस्ट लेना है पर एनम, एक तो ये है। और दूसरा कह रहा है, एक तो केस ये होगा, दूसरा केस ये है कि कह रहा 10% इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग पर। क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ड्राइंग कितना है? ड्राइंग है आपका 1 लाख, आपका ड्राइंग है। तो अब आप इंटरेस्ट पहले केस में कैसे निकालेंगे, देखिए। पहले केस में आप क्या करेंगे, पहले केस में आप इंटरेस्ट निकालना है तो कितना था, ये था यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख इंटू टाइम मेंशन नहीं है तो वही 6 महीने का, और इंटू, तो पहले केस में तो इंटू क्या करेंगे यहाँ पर, तो इंटू यहाँ पर देखेंगे, देखिए टाइम था तो अपॉन 10/100, कट कर देते हैं यहाँ पर 10, और इसका आ गया आपका 2, और 10 से एक जीरो कैंसिल हो गई है, 10,000 का आधा 5,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 5,000। मतलब यहाँ पर एनम में मैंने टाइम भी देखा, टाइम नहीं दिया तो मैंने क्या लिया, 6 महीना। और अगर खाली 10% है तो दूसरे केस में क्या करूंगा मैं, 1 लाख पर, 1 लाख पर इंटरेस्ट लूंगा कितना, 10% बस। मुझे नहीं देखना कि टाइम कितना है यहाँ, टाइम से कोई मतलब नहीं क्योंकि पर एनम नहीं लिखा हुआ। तो अब इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 से कट जाएगा, अब कितना आएगा इंटरेस्ट, 10,000, ठीक है। अब आ रहा है 10,000, पहले कितना आ रहा था, केवल 5,000, ये ज्यादा जीरो हो गई है, पहले आ रहा था आपका 5,000। तो ये फर्क होता है पर एनम में और बिना पर एनम वर्ड के, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन भी काफी। मुझे नहीं लगता कि अब आपका फंडामेंटल से कोई होगा जो आपको क्वेश्चन नहीं होगा, आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। कह रहे हैं एबीसी 3 साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट रेशो कैसे प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, 4:1 के अनुपात में बांटते हैं। और प्रावधान, यह प्रावधान है कि लाभ में सी का जो हिस्सा होगा वो 37,500 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जो लाभ हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,57,500 का। तो कह रहे हैं बी का लाभ का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, हम तीनों को ही बांट लेंगे। पहले बात करेंगे ए की, पहले किसकी बात करेंगे, ए की। तो यहाँ लिख देंगे ए शेयर, ए शेयर इन प्रॉफिट। ए का शेयर देख लेते हैं प्रॉफिट में कितना होगा, तो इसका हिस्सा होगा 1,57,500 को डिवाइड किससे करना है, इन सब के टोटल से। हमेशा इन सब के टोटल से करते हैं, तो 5 और 2 6 और 1 7, 7 से टोटल से डिवाइड करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सोल्व करके देखते हैं क्या है। तो ये आता है आपका 90,000, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आया आपका 90,000। अगर यहाँ पर बात करें बी की, तो बी शेयर कितना होगा, बी शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में बी का शेयर कितना होगा, बी का निकाल कर देखते हैं। तो वही 1,57,500 को डिवाइड किससे करना है, 7 से, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके हिस्से की 2 की, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो काट लेते हैं इसको, जैसे ही आप इसको कट करेंगे, 7 से 22,500 और का डबल 44, 45,000, तो इसका आ जाएगा आपका 45,000, ठीक है। इसका आ गया आपका 45,000। और यहाँ पर अगर देखेंगे किसका, सी का, अगर सी का शेयर देखें, सी शेयर, तो सी शेयर कितना आएगा, 1,57,500 को डिवाइड करेंगे 7 से और मल्टीप्लाई 1 की, आ जाएगा आपका 22,500। ये इसका आ गया 22,500। अब बात हो रही थी सी, सी का हिस्सा कम से कम कितना होना चाहिए, 37,500।
तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा इसका पैसा कम पड़ रहा था, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, जितनी भी कमी पड़ रही है, कमी कितनी है यहाँ पर, तो कमी देखिए, कमी कितनी है। देखिए उसको चाहिए 37,500 रुपये उसके पास होने चाहिए, लेकिन मिले कितने हैं उसको, 22,500 रुपये मिले हैं। तो कितने की कमी पड़ रही है, 0, 0, 0, 5 और 1, 15,000 रुपये की कमी है। तो ये 15,000 रुपये कौन पूरा करेंगे, ये दोनों पूरा करेंगे, कौन कौन, ए और बी। तो ए और बी का रेशियो क्या है, 4:2, 2 1 जा 2, 2 जा 2 1, क्या रेशियो इनका, 2 1 कह लो या 4:2 कह लो। तो 15,000 को यही पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे वो देखिए। देखिए ए देगा अपने हिस्से में से 15,000 का ए देगा 4/4 to 6, ये देगा, डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 15,000 इंटू 4/6, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे अपने हिस्से में से। अब उसको ए को मिले कितने थे, ए को मिले थे 90,000 रुपये। अब 90 में से कितने जा रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, तो इसके पास कितने बचे, 80,000, तो इसको मिलेंगे ए को फाइनली। अब ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी कितना देगा, 15,000 रुपये का कितना देगा, कितना है इसका, इसका है आपका 2/6। तो इसको डिवाइड करेंगे, 15,000 को 15,000 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 की। तो ये कितना, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की, मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, तो ये आएगा आपका 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 आ गया ये। 5,000 कौन देगा, 5,000 ये बी देगा अपने में से। पहले कितने मिले थे बी को मिले थे 45,000, ये 5 कम कर लेगा इसमें से, तो कितने बचे इसके पास, 40,000। इसका मतलब बी को कितना मिल रहा है, 40,000। ठीक है, पहले तो तीनों में बांट दिया, ठीक, उसके बाद देखा कि जो भी कमी थी उसको ये अपने इसी रेशो में पूरा करेंगे। तो सही आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, आंसर आ रहा है आपका बी, 40,000। ठीक है, 40,000 उसका हिस्सा है, किसका, बी का हिस्सा यहाँ पर पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 80,000 which include undervalued of stock of 8,000। मतलब अंडरवैल्यूड का मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक था वो था तो ज्यादा का, लेकिन आपने उसको कम का लिखा हुआ है। हो सकता है वो आपका 1 लाख का हो और आपने उसको कितने में लिखा हुआ है, आपने 92 थाउजेंड का लिखा हुआ है। तो आपने अंडर वैल्यूड कर रखा है, मतलब कम दिखा रखा है। ठीक है, आपने किसको कम दिखा रखा है, स्टॉक को। तो इससे क्या हुआ होगा, लॉस, ये तो लॉस है आपका, है ना। और अब इसको वापस आप ऐड करेंगे तो ये प्रॉफिट कर देगा, ये इसका फायदा हो जाएगा आपका। कह रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड वो है 8 लाख, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी। करें 7 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल क्या होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा वैल्यूड गुडविल, क्या पूछ रहा, वैल्यूड गुडविल। तो गुडविल कितनी होगी, गुडविल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपसे किसका पूछा है। देखिए अगर मैं यहाँ गुडविल की बात करूँ तो यहाँ पर गुडविल के मेथड डिस्कस कर लेते हैं। जो गुडविल जो फाइंड की जाती है, गुडविल को वैल्यूड करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो गुडविल को वैल्यूड करने के पहले मेथड लिख देता हूं मैं। देखिए पहला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता आपसे। दूसरा आपका कौन सा मेथड होता है, दूसरा होता है एवरेज प्रॉफिट ही मेथड होता है। और फास्ट एडजस्टमेंट करिए तो इसमें ही आ जाएगा आपका। और एक होता है आपका जब वेट दिए होते हैं तो तब आप लगा यूज करते हैं, एवरेज ही होता है वैसे ये भी, लेकिन वेट वाला होता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप गुडविल इससे बता सकते हैं। तीसरा मेथड जो इसका होता है
वो होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये गुडविल के कैलकुलेशन करने के मेथड है। और आपका फोर्थ जो मेथड होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये है आपका कैपिटलाइज्ड मेथड। कैपिटलाइज्ड मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइज्ड मेथड। देखिए कैपिटलाइज मेथड जो होता है, या तो इसको खाली ये लिख देते हैं या इसको यूं भी कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। इसको क्या कह सकते हैं? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पर जो एक होता है आपका, वो होता है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। और अगर बस यही कहते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है, ठीक है, तो फिर ये वाला मेथड होता है, हमेशा याद रखना, कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब आपसे यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा था, यहाँ किससे पूछा था? यहाँ केवल सुपर प्रॉफिट से पूछ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में इसमें अगर इसका हम फॉर्मूला देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको यहाँ वैल्यूड करनी है अपनी गुडविल को वैल्यूड करना है, कहाँ गया क्वेश्चन ये हमारा, यहाँ पर। तो वैल्यूड करना है गुडविल को, तो इसका मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल आपको फाइंड करनी है, इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो हमें गुडविल यहाँ देखनी है क्या? गुडविल। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया हुआ है, क्या सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं। तो आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए, आपको क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपका सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है? देखो यहाँ एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। तो नॉर्मल, सभी के फॉर्मूले हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये नोट्स आपके ऐसे बन जाएंगे कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप पक्के होके चलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन में। तो ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में कितना पैसा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इनटू NRR, मतलब NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अपॉन 100। अब सोल्व करते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। देखिए पहले इसने कहा गुडविल तो बाद में निकलेगी जब सुपर प्रॉफिट होगा, और सुपर प्रॉफिट तब निकलेगा जब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को ही फाइंड करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को इसने कैसे कहा है? नॉर्मल प्रॉफिट को कहा है कि जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितनी दी हुई है? कह रहे हैं व्यवसाय में पूंजी जो 8 लाख है, तो कह रहे हैं उसको लिखो। ये लिख लिया, 8 लाख इंटू, इंटू कह रहे NRR, इंटू NRR रेट ऑफ रिटर्न कितना है? ये दे रखा है 8%, तो यहाँ लिख देंगे 8। और अपॉन डिवाइड करना है इसको सबको किससे? 100 से। तो क्या आ जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट कर देते हैं, 8 8 जा 64, और जीरो कितनी होंगी? 3 जीरो।
64,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 8,000, तो यहाँ लिख देते हैं 8,000 आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला है कितना आया है हमारा। तो यहाँ पर ये आपका कितना एवरेज प्रॉफिट 8,000 नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 8,000 नहीं है, ये है आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है देखिए दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 80,000। और आपने एक नुकसान माना था, वो अपने स्टॉक को कम देखा था आपने, 8,000 था वो ज्यादा, तो ये भी तो आपका प्रॉफिट हो गया पता चला है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000 दिया हुआ है, 8,000 का ये प्रॉफिट हो गया कि आपको एक तरह से अपना स्टॉक दोबारा से मिल गया, तो ये हो जाएगा 88। तो ये है आपका 88,000। 88,000 क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपने अभी कैलकुलेट किया है 64,000 इजिकल टू, अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका 88 माइनस 64, तो ये आ जाएगा आपका 24,000। कितना आ जाएगा 24,000, 24,000। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है तो आप इजीली गुडविल को बता सकते हैं। गुडविल को कैसे बताना है, सुपर प्रॉफिट लिखो, पहले लिख दिया 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो 7 कहा है तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 4 जा 28, 8 और 7 2 जा 14 और आपके हो जाएगा 60 और 1000। तो सही आंसर थोड़ा सा इरेज कर लें तो ये आ जाएगा आपका आंसर 168 एंड ट्रिपल जीरो। तो फर्म की जो गुडविल है वो है 1,68,000। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका सी, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पिछले 3 वर्षों के आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है। पहले वर्ष का लाभ जो दिया हुआ है का लाभ था, तीसरे वर्ष का लाभ 1.5 गुना। देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, देखने लायक क्वेश्चन है। कह रहे हैं, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 3 ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर। देख क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है यहाँ, ये जो लिखा हुआ है इस गलती को सही कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, यहाँ तक ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस को मैं सही कर देता हूँ। आप देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूँ जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया समझ लीजिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कह रहे हैं कि जो वैल्यू फाइंड करनी है आपको गुडविल की, और वो भी किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द 1.5 ईयर परचेज, मतलब 1.5 क्या होता है, 1.5 मतलब 1.5 गुना, 1.5 गुना परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का 1.5 गुना, और वो भी किसका, लास्ट 3 ईयर्स का, पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट है उसका आप एवरेज लीजिए, उसका 1.5 गुना कर दीजिए, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। अब प्रॉफिट पिछले 3 सालों का होना चाहिए आपके पास, तो वो कैसे दिया है वो देखिए। तो कह रहे हैं द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहली साल का प्रॉफिट कितना है 1 लाख। कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरी साल का प्रॉफिट कितना है, तो कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब पहली साल का ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मतलब डबल कर दो, 2 गुना कर दो, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा सेकंड ईयर का। और फिर कह रहे हैं जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट होगा वो 1.5 टाइम होगा, मतलब 1.5 गुना होगा किसका, सेकंड ईयर का। अब आप यहाँ समझो पहली बात, देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, फर्स्ट ईयर का आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको यहाँ हम लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर प्रॉफिट। तो सेकंड ईयर प्रॉफिट कितना कह रहा है सेकंड ईयर में, कह रहा है कि सेकंड ईयर का प्रॉफिट ट्वाइस कर दो पहले साल का, तो पहले साल का डबल कर दो, मतलब 1 लाख का डबल कर दो, तो ये सेकंड ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 2 लाख। सेकंड ईयर का कितना हो गया, 2 लाख प्रॉफिट हो गया। फिर कह रहा है थर्ड ईयर का बताइए, तो थर्ड ईयर का कैसे निकालना है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट, उसको क्या कह रहा है, तो उसको कह रहा है 1.5 टाइम, मतलब 1.5 गुना। तो 1.5 गुना कर दो किसका, प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर का कितना आया अभी, 2 लाख आया, 2 लाख का कितना कर देंगे आप, 1.5 गुना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 3,
3 गुना 3 लाख आपका ये आ जाएगा। अब आपके पास तीनों साल के प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट आपको आपके पास तीनों साल के हो गए। देखिए, पहले साल का प्रॉफिट कितना है, ये है आपका 1 लाख। दूसरी साल का प्रॉफिट कितना, 2 लाख। तीसरी साल का प्रॉफिट कितना, 3 लाख। और यहाँ पर गुडविल कैसे कहा है इसने, गुडविल कहा है कि गुडविल कैसे बतानी है आपको, गुडविल वो कह रहा है कि वो आपको बतानी है 1.5 गुना परचेज, मतलब 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है इंटू सॉरी सॉरी इंटू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कैसे निकालेंगे आप, देखिए ये है आपका 1.5 इंटू, आप एवरेज प्रॉफिट कैसे देखेंगे, तीनों साल का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो 3 साल का कितना होगा, 3 5 6, 6 लाख, 6 लाख आ गया। और इसका एवरेज निकालना है तो कितनी साल थे, 3, तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। 2 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 लाख। कितना आ जाएगा आपका, 3 लाख। तो गुडविल कितनी आ जाएगी आपकी, 3 लाख आपकी गुडविल आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा सही, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा खुद भी करके इसको जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 लाख, टोटल एसेट ऑफ द फर्म 15 लाख, और वेयर्स पार्टनर्स कैपिटल 12 lakh. If the normal rate of return is similar to the business is 10% of the capital employed, what is the value of the goodwill by the capitalization by super profit? तो सुपर प्रॉफिट से आपको कैपिटलाइजेशन करना है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे जरूरी यहाँ पर जो काम करते हैं वो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आपको जरूर लर्न होने चाहिए इस चैप्टर के, तो आप इसके फॉर्मूले लर्न कर लें। अगर यहाँ पर बात करें हम, आपके सुपर गुडविल हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है हमें, गुडविल फाइंड करनी है। ठीक है, गुडविल, और वो भी किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से, और वो भी कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, आपको पहले सुपर प्रॉफिट लिखना है, सुपर प्रॉफिट इनटू, इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये इससे आपका फाइंड हो जाएगा। अब आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब आपको ये डिफरेंस होता है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का। अब यहाँ एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं आपका नॉर्मल प्रॉफिट को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं, कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, 12 लाख। 12 लाख लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, पीछे अभी बताया था ना मैंने, इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, तो इसको कट कर लेंगे, 10, 10 से एक जीरो कट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 1,20,000। अब हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज औसत लाभ, मतलब एवरेज प्रॉफिट, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट हमने हमारा दिया हुआ है, ये रहा 2 लाख, तो 2 लाख तो है हमारा एवरेज प्रॉफिट। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, अभी हमने निकाला है, ये है हमारा 1,20,000। तो कितना बचेगा ये हमारा, 1,20,000 माइनस करेंगे 2 लाख में से, तो 80,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, 80,000। बस यही तो चाहिए था हमें। अब आ जाइए यहाँ पर, तो क्या करना आपको, आप चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो क्या था हमारा यहाँ, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना आया, सुपर प्रॉफिट आया हमारा 80,000 इंटू 100 और अपॉन NRR।
NRR कितना है 10, 10 से 10 कट कर देते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई? गुडविल आ गई आपकी 8 लाख। तो ऑप्शन क्या है आपका? सी आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। और इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो से ऐसी वीडियो से आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखिए, जो भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है, यहाँ पर वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं। आप खुद भी इन क्वेश्चन को खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।